हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। आज हम बात करेंगे यूपीएससी टेस्ट्स के बारे में कि जो भी हमें टेस्ट लगाने हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं वो कैसे लगाने चाहिए और उनको एनालाइज किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे जो कि बोलते हैं मैंने 50 टेस्ट लगाए थे, मैंने 60 लगाए थे, मैंने 70 लगाए थे, लेकिन मेरा फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आपको कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जो है मतलब 60 टेस्ट लगाए हैं तो प्रीलिम्स नॉट क्लियर्ड, बट हु हैव डन लाइक 30 टेस्ट, 20 to 30 टेस्ट, बट दे हैव क्लियर्ड देयर प्रीलिम्स। तो ऐसा, और ये भी बोलते हैं कि टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, ये भी बोलते हैं टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कम टेस्ट लगाने पे भी आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेस्ट लगाने से इम्प्रूव हो जाती है? तो वो डिपेंड करता है आप टेस्ट लगा कैसे रहे हो और उस टेस्ट को एनालाइज कैसे कर रहे हो। देखो, आपने टेस्ट लगाया उसके बाद मॉडल आंसर पढ़ा, दैट्स नॉट इट। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती हैं। हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें नहीं पता लगती है उससे, कि हमें क्या क्या जानना है एनालिसिस से। सबसे पहले तो ये, तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि हमें बस जो है जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जाननी है टेस्ट लगाने से। तो ये मकसद रेलेवेंट है, 40-50% होगा, लेकिन ये 100% रेलेवेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो आपको अभी के लिए मिल रही है, लेट्स से 3 months लेटर। अगर मैं सेम इंफॉर्मेशन आपसे पूछ लूँ तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाओगे? तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर रिकॉल भी कर पा रहे हो कि मैंने ये कहीं पढ़ा है, तो आप श्योर शॉट उसको नहीं बोल सकते कि हाँ यही आंसर सही है। तो कंफ्यूजन हमेशा से रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो भी हम टेस्टों से लर्न करते हैं कि कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए। कि जैसे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, कई लोग कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, हम 65 करते हैं और हमारा जो है 100 मार्क्स आ जाते हैं। दूसरे कहते हैं कि 80 to 90 लगाने चाहिए। कई कहते हैं कि मैं तो 100 पूरे लगाता हूँ, तो इसमें 100 में जितने सही होते हैं जितने गलत होते हैं तो वो। तो एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कितना आपने एक्यूरेट किया है। तो क्या आप उसकी पूरी एनालिसिस, जो भी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है या फिर जितने क्वेश्चन आपके डाउटफुल हैं, आप उनको अलग से नोट कर रहे हो, उसकी पूरी एनालिसिस कर रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा अंतर क्रिएट करता है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता लगती हैं कि पहला, कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके हिसाब से आपको करने चाहिए। कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन लाइक हैविंग सिर्फ 70 क्वेश्चंस, तो 75 क्वेश्चंस कितने करने चाहिए आपको? 80 क्वेश्चंस। तीसरा है आपको ना डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जो टेस्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है टेस्ट का, उसका अंदाज़ा होना चाहिए। कि कोई टेस्ट है जिसमें 70 क्वेश्चंस आपने किए तो दैट इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कई ऐसे टेस्ट है जिसमें 90 क्वेश्चंस किए, दैट इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हाउ टू एनालाइज दिस व्हाइल बीइंग इन टेस्ट? जब आप टेस्ट में बैठे हो तो इसको कैसे एनालाइज करना है, आपको ये नहीं आता है अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आइडिया क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसलिए चाहिए कि जब भी आप प्रीलिम्स के एक्चुअल टेस्ट में बैठोगे तो आपको जो है विद इन हाफ एन आवर जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मेरा ये पेपर निकलेगा। और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि निकाल सकते हैं प्रीलिम्स को, जो कि 2-4 नंबर से रह जाते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस लैग करता है, उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कब आता है? जब आपको एग्जैक्टली पता हो आफ्टर हाफ एन आवर, सो मतलब डूइंग द पेपर, कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं इस पेपर में जो है 80 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, और मेरे लगभग कितने मार्क्स आएंगे। देखो की बाद में सब जाके देखते हैं, लेकिन जब मैं टेस्ट देके आता था मुझे लगभग पता रहता था कि मेरे इसमें आसपास 100 के आसपास आने चाहिए या इसमें मेरे 90 आने चाहिए। और ये भी पता रहता था कि अगर मेरे 110 आ रहे तो मेरे 110 के आसपास आने चाहिए जस्ट आफ्टर गिविंग द टेस्ट। आई हैव नॉट एनालाइज द आंसर्स येट। और मैंने ये नहीं देखा कि कितनी की से मैच कितने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन पेपर देने के जस्ट बाद ही मुझे आइडिया लग जाता था मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने नंबर आपके आ सकते हैं जस्ट टेस्ट देने के बाद? और ये सब आपको जब पता लगेगा जब आप उस जो भी अभी आप टेस्ट लगा रहे हो उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करना शुरू कर दोगे। और दूसरी चीज, जो भी अभी उसी सर्कल में पड़े हैं कि मेरे को जो है अभी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट में जो है लास्ट के 2 मंथ्स में लगा लूंगा, यू आर मिस्टेकन बाय माय फ्रेंड।
क्लियरली आपको अभी से टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको 40 to 50 क्वेश्चंस डेली लगाने चाहिए, अभी से ही डेली लगाने चाहिए। ठीक है, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके 3 मंथ्स में जाके जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, नियरली 4500 क्वेश्चंस आप लगाओगे, फिर इन क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करोगे, जब जाके आपका जो है मतलब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपने कर लिए हैं और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और उसको जो है 2-3 बार रिवाइज करके जाना है। मेरी पुरानी वीडियोस आप देखो, उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से टेस्टों को रिवाइज करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने टेस्ट लगाने चाहिए, उसका पहला ये है कि आपको जो है इतने ही क्वेश्चंस लगाने चाहिए, नियरली 4000 to 5000 क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए, है ना। दैट इज लाइक 40 to 50 टेस्ट के आसपास लगाने चाहिए। ठीक है, और वो एक साथ नहीं लगाने हैं, वो धीरे धीरे करके लगाने हैं। कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 50 क्वेश्चंस पर डे करने की भी, तो आप जो है स्टार्ट विद 20 क्वेश्चंस डेली। मॉर्निंग में उठें, 20 क्वेश्चंस किए, उसको रिवाइज किया मॉडल आंसर को, तो इट विल टेक जस्ट 1 आवर। तो डू दिस 1 आवर एक्सरसाइज फॉर मी एवरी डे इन द मॉर्निंग, यू विल रियलाइज द रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ, जस्ट इट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, अब मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि मैं प्रीलिम्स का टेस्ट देने गया हूँ, लेट्स से अपना बताता हूँ, मैं प्रीलिम्स का टेस्ट देने गया हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी अपने जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें क्लियरली लगा सकते हो। देखो, मैं क्वेश्चंस को डिवाइड करता हूँ 5 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस में, 5 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस में। और जब मैं फर्स्ट रीडिंग देता हूँ ना, फर्स्ट रीडिंग देता हूँ पेपर की, तो उसी में डिसाइड कर लेता हूँ कि ये 5 काइंड्स ऑफ, हर क्वेश्चन में मार्क कर लेता हूँ ये उनमें से कौन से काइंड का क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि पहला जैसे टाइप का क्वेश्चन है वो है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आपको लगे कि ये मेरे को 100% आता है, मेरी मिस्टेक इसमें नहीं हो सकती है, उसको मार्क कर लो 1, उसको मार्क कर लो 1। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे मार्क 1 कर लो अपने पेन से। दूसरा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको डाउट है 2 ऑप्शंस में, आपने 2 ऑप्शंस रिमूव कर लिए हैं, ठीक है, और 2 में डाउट है, तो उसमें आप तुक्का मार रहे हो, और तुक्का भी इंटेलिजेंट गैस उसके मिक्स करो, इसमें गट फीलिंग मिक्स करो। ठीक है, कि क्या आपको कहता है, गट फीलिंग का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आप देखो, प्रोबेबिलिटी कि जैसे कोई भी 2 ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है मोर प्रोबेबली करेक्ट है। एक ऑप्शन होगा जो 50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी, फिर एक ऑप्शन होगा जिसकी 70% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये लोग यूजुअली क्या है ना, बस मार्क करके आते हैं तो स्ली मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में लगता है अबे यार ये ज्यादा सही था। ऐसा नहीं करना है। तो आप वहीं पे कैलकुलेट करो कि ये ऑप्शन मेरी 50% प्रोबेबिलिटी है, 60% है, 70%। जब आप नंबर्स पे जाओगे ना व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, तो आपको नंबर्स क्लिक करेगा कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 70% लग रही है, इसकी 60% 50% लग रही है, तो 70% वाले को क्लिक करो। अब इससे क्या होगा ना, इससे आपके ऑटोमेटिक 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके गलत हो रहे हैं, वो करेक्ट हो जाएंगे व्हाइल डूइंग दिस ओनली एक्सरसाइज। ये प्रोबेबिलिटी मैपिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में सही हो जाएंगे, और आपको नहीं पता कि 2 से 3 क्वेश्चन सही होने का क्या मतलब है, सीधा 10 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं आपके, क्योंकि नेगेटिव कम हो रहे हैं और जो है पॉजिटिव बढ़ रहे हैं आपके। फिर तीसरा नंबर है कि जिसमें आपका एक ऑप्शन रिमूव हो जाता है, एक ऑप्शन रिमूव हो जाता है, बाकी के 2 ऑप्शन बचते हैं, मतलब 3 ऑप्शन बचते हैं जिसमें आपको डाउट है। ठीक है, तो इसमें भी ये करना है कि 3 ऑप्शन वाले को 2 ऑप्शन वाले में करना है, कैसे भी करके, ये गट फीलिंग लगा के या फिर आप प्रोबेबिलिटी मैपिंग करके उसको जो है 2 ऑप्शन में करो। इसमें फिर प्योर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, फिर आता है 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसका कोई हवा ही नहीं है, आपको नो आइडिया, इसको छोड़ देना है। या फिर जिसके ये क्वेश्चन ऐसा है कि या तो नो आइडिया हो, इंफॉर्मेशन बेसिस ना हो आपका, या फिर ओवरली कंफ्यूजिंग हो, ओवरली कंफ्यूजिंग, जिसमें क्या है ना, 4 के 4 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा होगा, यू डोंट नो एग्जैक्टली, यू आर नॉट एबल टू रिमूव इवन ए सिंगल ऑप्शन, आप एक भी ऑप्शन को रिमूव नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमारा 4th काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको जो है आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर एक हो गया गोला क्वेश्चन, मेरा ये है गोला क्वेश्चन। गोला क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको नई आइडिया है, लेकिन आपकी कोई प्रीवियस नॉलेज, कुछ हंच टाइप क्वेश्चन मान लो, इसको हंच है आपका कि ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मान लो गोला क्वेश्चन।
अब देखो, आप ऊपर देखो कि गोला क्वेश्चन तो 2 में भी मतलब 2 के साथ भी ओवरलैप हो सकता है, 3 के साथ भी ओवरलैप हो सकता है, 4 के साथ भी ओवरलैप हो सकता है। तो आप यही करो कि जब भी आप मार्किंग करो ना अपने पेपर में जो उसके ऊपर, तो आप ये करो कि जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब आपको 1 में भी हंच है कि ये श्योर है, लेकिन फिर भी एक हंच मेरा कह रहा है कि ये श्योर है, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, तो 1 के ऊपर ऐसा गोला बना दो। फिर आप नंबर 3 मार्क कर रहे हो तो 3 का आपने 2 कर दिया, फिर उस पर तुक्का मारा, तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं हंच यूज किया है उसके लिए, तो इस पर गोला बना दो। तो इस तरीके से आप, और एक सेपरेटली हंच वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि जिसमें 1 2 3 का कुछ नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए और आप प्योरली हंच के बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन आपकी गट फीलिंग कहीं ना कहीं कह रही है कि मेरा हंच जो है सही है, बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव गैदर्ड ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, कि पूरी जिंदगी में जो नॉलेज गैदर करी है उसके बेसिस पे, ना कि सिर्फ प्रेपरेशन के बेसिस पे। तो आप उस पर सीधा उस क्वेश्चन पे गोला बना सकते हो आगे। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। अब बात आती है कि इन 5 टाइप्स में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन से करने हैं और कितने करने हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 1 टाइप और 2 टाइप तो आपको करने ही है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस अगर 1 टाइप है, शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चंस है ना, तो ये आपको 20 से 30 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसमें 20 भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 1 टाइप क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। फिर जो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, ये 2 टाइप जिसमें आप 2 ऑप्शन रिमूव कर ले रहे हो, बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, तो ये भी जो हमारे क्वेश्चन है 30 to 40 के अराउंड रहते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 3 टाइप्स जिसमें आपका सिर्फ एक ऑप्शन निकल रहा है। ये कब कह रहा हूं मैं, ये जब कह रहा हूं जब आपने सिलेबस कंप्लीटली पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपने जो है मतलब 20-30 टेस्ट तक लगा रखे हैं, उसके बाद ये इतने सही होंगे आपके। आपके कम भी हो सकते हैं अभी के हिसाब से और ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेपरेशन। ठीक है, तो मैं ये इन जनरल बता रहा हूँ कि किसी भी अबव एवरेज स्टूडेंट का जो कि यूपीएससी का सिलेबस एक बार पढ़ चुका है, इतना करेक्ट होना चाहिए, मतलब इतने नंबर आने चाहिए। फिर ये 3 टाइप क्वेश्चन है, इसमें नियरली 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 4 टाइप जो क्वेश्चन है इसमें भी 10 to 15 के आसपास आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे हंच वाले। हंच वाले थोड़े ज्यादा रहते हैं, हंच वाले हमारे 20 to 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्योर हंच है कि जो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं हमारे, ठीक है, जो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं ऐसे रहते हैं नियरली 10-15। ठीक है, और बाकी के 5-6 आपके जो है ओवरलैप वाले रहते हैं। ठीक है, जो इनसे ओवरलैप रहते हैं, तो टोटल मिला के जो है 20 to 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आपको ये मार्क कर लेना है आफ्टर एवरी टेस्ट कि मेरा ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें अटेम्प्ट कौन कौन से करने हैं, जैसे मैंने बताया फर्स्ट वाले तो सारे करने हैं, 100% अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड वाले भी सारे करने हैं, आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि 70%, 60-70% तक आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, 60-70% तक अटेम्प्ट करो। अब ये कैसे आएगा कि कौन से 30% छोड़ें, कौन से जो है 60-70 करें। देखो, ज्यादातर अटेम्प्ट करो। छोड़ने वो है जहां पे आप बिल्कुल ही आपको जो है डर लगने लग गया है कि भाई ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा बिल्कुल ही मेरा गलत होगा ये। ठीक है, तो वो क्वेश्चन 3 वाला नहीं करना है आपको, 4 वाला तो छोड़ना ही है। ये हंच वाले सारे करने हैं, ये भी 100% अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब ये हंच जो है डेवलप किया जाता है विद टेस्ट। आप एक एक टेस्ट करेंगे, सिलेबस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, टेस्ट लगाते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका ये हंच डेवलप होगा। अभी हो सकता है आपके सारे ना हो, लेकिन अभी भी आप देखोगे अगर आप हंच के बेसिस पे कर रहे हो तो 10 to 15 क्वेश्चन तो आज भी आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके के हंच के बेसिस पे आपने कभी टेस्ट लगाए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये सही लग रहा है, मेरे गट फीलिंग ये कह रही है सही लग रहा है, तो वो वाले होते हैं ये वाले। अब ये क्यों जरूरी है मार्किंग, मैं बताता हूँ। इसलिए जरूरी है कि जैसे मार्किंग इसलिए जरूरी है कि आप ये बताता है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या है, आपके हिसाब से क्या डिफिकल्टी लेवल है, और व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेंड। ठीक है, मान लो आपने एक बार पूरा पेपर पढ़ लिया, 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर आपने जो है उन 100 के 100 क्वेश्चंस में मार्किंग कर ली 1 2 3 हंच 4। ठीक है, तो आपको अब ये पता लगेगा कि 1 नंबर जो है 20 है, 2 नंबर लेट से 30 है, 3 नंबर जो है मेरे 10 है, 4 नंबर मेरे 15 है। ठीक है, तो और ये हंच वाले जो है मेरे लेट से 15 है, तो मेरे को कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 4 वाले छोड़ने हैं। तो आप ये देखो 30 40 50 60 65 हो गए, प्लस 10 75। तो आपको ये पता लगेगा कि 75 के आसपास मेरा आंकड़ा आ रहा है जो मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 75 के आसपास मेरा आंकड़ा आ रहा है। ठीक है, 75 to 80 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं।
तो दैट मीन्स पेपर हैज मॉडरेट डिफिकल्टी। ठीक है, अगर मान लो यूपीएससी ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाया या फिर आपके किसी इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, तो आप इससे पता लगा सकते हो। जैसे 1 नंबर वाले आपको मिले 15, 2 नंबर वाले मिले आपको 20, 3 नंबर वाले मिले आपको, 3 नंबर वाले ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि डिफिकल्ट पेपर है तो 20 ये हो गए। फिर हंच वाले हो गए लेट से 20, क्योंकि हंच वाले भी बढ़ जाते हैं अगर डिफिकल्टी लेवल होता है। और फोर्थ वाले हुए लेट से आपके 20। तो आपको अब आइडिया पता है कि कितने मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। 20, 20, 20, 60, 75 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज है तो भी मेरे को 75 तक करने हैं। अब ये आंकड़ा आपके पास आ गया कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। अब इससे क्या होगा, ये आंकड़ा इतना जरूरी है कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये आंकड़ा नहीं है तो आप करोगे 85 अटेम्प्ट, तो आपके 10 गलत हो रहे हैं लास्ट के, तो ये 10 गलत हो जाएंगे आपके, तो ये नेगेटिव में मार्क्स जाएंगे। तो इससे आप नेगेटिव मार्क्स जो आपके आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, पहला तो ये आंकड़ा आ रहा है। अब दूसरी चीज क्या है, इसका एनालिसिस। ठीक है, चलो प्री टेस्ट दे लिया, उसके बाद एनालिसिस आपने किया। टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है, आप एक टेबल बनाओगे। आप एक टेबल बनाओगे। अब ये एनालिसिस क्यों जरूरी है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले टेबल सुन लो किस तरीके से है ये। तो इसमें 4 खाने करने हैं और ये आपने टेबल बना ली। ठीक है, मैं इस तरीके से टेबल बनाता था, 1, 2, 3, 4 हंच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता था मैंने कितने क्वेश्चन 1 के अटेम्प्ट किए। ठीक है, 1 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे मैंने 25 क्वेश्चन मेरे 1 वाले थे जिसमें मैं श्योर था। फिर 2 वाले थे ऐसे 30 क्वेश्चन जिसमें मैंने 2 ऑप्शन रिमूव कर दिए थे। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन थे मेरे लेट से 10। ठीक है, अब 10 में से मैंने 7 अटेम्प्ट किए तो मैं इस तरीके से लिख देता था कि 10 है तो 7 अटेम्प्ट किए। फिर फोर्थ वाले लेट से 10 क्वेश्चन है। फिर हंच वाले क्वेश्चन हैं लेट से, मतलब इनको ओवरलैपिंग हटा के तो मैं टोटल क्वेश्चन ऐसे लिख देता, लेट से मेरे 20 क्वेश्चन हैं। तो मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं टोटल अटेम्प्टेड, यहाँ पे टोटल कर देंगे। जैसे 3, 4, 5, 45 हो गए। फिर 55, 65, 75, 75 प्लस 7, 82, 82 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं देखता था करेक्ट कितने हुए हैं, तो इसके टेबल में ही लिखता था मैं करेक्ट कितने हुए हैं मेरे। जैसे कोई भी टेस्ट है उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाए तो उससे आप देखो, सॉल्यूशन बाद में पढ़ो, पहले एनालिसिस पहले कर लो। तो जैसे 25 में मेरे 22 करेक्ट हुए हैं। ठीक है, मेरे 3 गलत हो गए हैं इसमें। फिर आप ये देखो जो 2 है, 2 नंबर वाले हैं, इसमें मेरे लेट से 20 करेक्ट हुए हैं। जो 7 वाले हैं उसमें से मेरे 3 करेक्ट हुए, आउट ऑफ 7 मेरे 3 करेक्ट हैं। फिर 10 वाले मैंने सारे छोड़ दिए, 20 में से लेट से मेरे 12, 13 करेक्ट हैं, 12 करेक्ट है लेट से। तो मेरे टोटल करेक्ट कितने हो गए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ करेक्ट कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 57 करेक्ट हो गए मेरे। ठीक है, 57 आउट ऑफ 82 करेक्ट हो गए मेरे। ठीक है, अब इसमें ये निकालना है कि 57 अपॉन 82, ठीक है, उसका फिर नंबर निकालना है, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे आप, एक सेकेंड। कि जैसे 82 माइनस 57 करोगे, ठीक है, जितने आए उसको जो है बाई 3 कर देना है। बाई 3 करने के बाद 57 से माइनस कर देना है, फिर इंटू 2 कर देना है। तो इस तरीके से करोगे, जैसे मैं अभी कैलकुलेट करके यहाँ बताता हूँ आपको। 25 इनकरेक्ट है मेरे। ठीक है, तो 3 से कर देंगे, 3 8 जा नियरली 8 आ रहा है, तो 57 में से 8 घटा देंगे अपने। ठीक है, तो हमारे 48 आ रहा है यहाँ पे, 49 आ रहा है, हाँ 49 आ गया हमारा। ठीक है, 49 इंटू 2 तो मेरे 98 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो है इसमें परसेंटेज निकालनी है आपको यहाँ पर कि कितने परसेंट आपके सही हो रहे हैं। जैसे 22 में 25 है तो नियरली 90% से ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, 90% नहीं, 80% से ऊपर हो रहे हैं, 85% से ऊपर। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि 66% से ऊपर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि नियरली 40% से ऊपर हो रहे हैं, अबव 40%। ठीक है, फिर यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि आपके अबव 60% के आसपास है यहाँ पर। अब आपको यह देखना है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, यहाँ से मैपिंग होगी आपकी एक्यूरेसी। जैसे आपने जो 1 की है उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 90% से ऊपर होनी चाहिए आपकी। फिर ये 2 वाले कितने अटेम्प्ट किए, 66। तो इसकी जो यूजुअल एक्यूरेसी है, जो आप बहुत ही अच्छे अगर एस्पिरेंट हैं तो
तो आपकी 70% से ऊपर होनी चाहिए। देखो 60% से ऊपर इज अ गुड नंबर 2 वाले में, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग है तो 2 वाले में भी 70% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें जो है पॉजिटिव नंबर लेके आने हैं बस 3 वाले में पॉजिटिव नंबर लेके आने हैं। तो पॉजिटिव नंबर कब आते हैं? 33% एक्यूरेसी से ऊपर। तो एनी नंबर अबव 33% इज अ गुड नंबर इन थ्री मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे आउट ऑफ 7 3 सही हो रहे हैं, तो मेरी नियरली 40% एक्यूरेसी है, दैट इज अ गुड नंबर कि मेरे पॉजिटिव में ही मार्क्स जा रहे हैं 2-4 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ भी जो है 60% एक्यूरेसी है मेरी, क्योंकि हंच में भी ज्यादातर सही जाते हैं। इफ यू आर अबव एवरेज एस्पिरेंट तो 60% तक चले जाते हैं। तो यहाँ भी आपकी जो है मेरे हिसाब से 60% के ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी इतनी एक्यूरेसी रहेगी ना, तब आपका ये रहेगा कि जो है आउट ऑफ 82 आपके 57, 58 टू 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए इन 82 टू बी श्योर कि आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। अब ये टेबल आप ना हर टेस्ट के बाद बनाओगे, आंसर पढ़ने से भी पहले। ये टेबल क्यों बनानी जरूरी है ना, आपको ये पता लगेगा कि वेयर इज योर प्रिपरेशन राइट नाउ। आज की डेट में आपकी कहाँ प्रिपरेशन है, कि आपके अगर 1 नंबर जो है 10 से भी नीचे जा रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। अगर आपके 2 नंबर जो है बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जैसे 50-60 जा रहे हैं, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर क्लैरिटी, कि आप रिवीजन बार बार करो। ठीक है, जब जाके ये सही होगा। ठीक है, 3 नंबर आपके जो है आपके ज्यादा गलत जा रहे हैं, तो आपको हंच पे अपने काम करना पड़ेगा कि आपकी जो गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है, तो उस पर लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 4th नंबर जो है वो उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर तो इन्फॉर्मेशन पे काम करना पड़ेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके, इसलिए जो है 4th नंबर आ रहा है। फिर हंच पे अगर आपके ज्यादा जैसे सिर्फ 40% आ रहा है, आपके हंच सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हंच लगाना थोड़ा कम करो। ठीक है, और अपनी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, हंच लगाना आप कम कर दो, तो ये आपको बताएगा कि किन क्वेश्चन में आपको हंच लगाना है, किन क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स किन किन चीजों के बनाओगे आप टेस्टों में? तो पहले तो आप बनाओगे कि ये जो क्वेश्चन जो 1 वाले गलत हो गए हैं आपके, इन पे तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप श्योर शॉर्ट थे तो आपका कहीं ना कहीं इसमें लर्निंग होगी। फिर 2 वालों में बनाना है, 3 वालों में बनाना है, और हंच वालों में जो गलत हो रहे हैं उन पे बनाना है। ठीक है, बाकियों पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। तो आप ये देखोगे आउट ऑफ 100 देयर विल बी 60 to 70 क्वेश्चंस जिनके आपको नोट्स बनाने हैं। तो 60-70 क्वेश्चंस हैं और 3 लाइन का एक नोट तैयार करना है हर क्वेश्चन पे। तो आपके कितने नोट हो गए? जैसे आपके हो गए नियरली 200 आपके पॉइंटर्स हो गए जो आपको लिखने हैं एक टेस्ट के बाद। ठीक है, 200 to 300 पॉइंटर्स हो गए। अब इन पॉइंटर्स को आप कितने पेजेस में लिखोगे लिटरली? ठीक है, तो आपको 7 to 8 पेजेस लगेंगे एक टेस्ट को लिखने में। तो इट्स बेटर देन रिवाइजिंग लेट्स से 30 to 40 पेजेस ऑफ ए कोचिंग नोट। तो आप बस अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद जो भी आपके गलत हो रहे हैं उस पर। अब बात ये आ जाती है कि जब ये एक्सरसाइज आप करोगे ऑन डेली बेसिस, और जो भी जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, जितने भी टेस्ट लगा रहे हो, अगर ये एक्सरसाइज आपने करी तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होंगे। ठीक है, बेनिफिट्स आपको होंगे। सबसे पहले तो आपका हंच जो है ना वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन टाइप के क्वेश्चंस में आपका हंच नहीं लग रहा है, तो उन टाइप के क्वेश्चन को आप करना छोड़ दोगे। ठीक है, फिर जिन टाइप के क्वेश्चंस में आपका हंच इंप्रूव हो रहा है, तो उसमें और ज्यादा हंच लगाने की कोशिश करोगे, तो आपकी क्या है, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। फिर कई सारी ऐसी सूडो लर्निंग्स होती हैं जो सबकॉन्शियस में हमारी रहती है। ठीक है, वो भी आपकी डेवलप होगी। ठीक है, जैसे कि आप किसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हो, है ना, तो आपका वो 2 में आ रहा है, 2 में उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको बार बार जो है गलत कर दे रहे हो, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता है कि उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको काम करना है, कि कहीं भी इनकरेक्ट जैसे लेट से आ जा रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है और आप करेक्ट मार्क कर दे रहे हो, तो आपकी गलती इसमें बहुत हो रही है। तो आपको ये पता लग रहा है कि आपने जो है आपका हंच गलत जा रहा है। ठीक है, या फिर आपने जो है रीडिंग क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप इसको इम्प्रूव करते हो फिर। ठीक है, फिर कई सारी चीज ये हो जाती है ना कि एक स्टेटमेंट जनरली ट्रू है, एक स्टेटमेंट आपकी जनरली ट्रू है, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ढूंढ के अपने दिमाग से एक्सेप्शन लगा के उसको जो है गलत कर दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं। तो आपको पता है कि इस तरह के आपने हंच लगाया कि जनरली ट्रू लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन सोच के आप गलत कर दे रहे हो। तो फिर आपको ये पता लगेगा कि जो स्टेटमेंट जनरली ट्रू है उसको जनरली ट्रू ही करके उसको राइट मान के चलना है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 70-80% है करेक्ट होने की। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी पे चलोगे फिर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैपिंग आपको पता लगेगी कि आप जिस चीज को 70% प्रोबेबली करेक्ट मान रहे थे वो एक्चुअली नहीं है।
ठीक है, तो आप रीजन ढूंढोगे कि क्यों नहीं है वो इतनी करेक्ट, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चनों में आप जो है 70% प्रोबेबिलिटी मान रहे थे और वो करेक्ट है, तो आपको पता लगेगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है या गलत आ रही है। और ये सब्जेक्ट वाइज अप्रोच भी पता लगे कि आपके पॉलिटी में कौन हंच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, साइंस में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर हिस्ट्री में आपका हंच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हिस्ट्री में हंच कुछ होता नहीं है, फैक्चुअल है, तो फैक्ट आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। पॉलिटी में बहुत हंच काम करता है, साइंस में बहुत हंच काम करता है, ठीक है। तो आपको इस तरह के सब्जेक्ट वाइज भी आपको एक क्राइटेरिया पता लगेगा कि आपका हंच कितना काम कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता लग रहे हैं, तो आपके इनकरेक्ट जो है वो कम हो रहे हैं और आपके नंबर ऑफ मार्क्स जो है ऑटोमेटिक इससे इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये आप करो कि एक्सरसाइज कि जो भी आप इस तरह का टेबल बनाओ ना, वो टेबल एक अलग से शीट में बनाओ, शीट या कॉपी, नंबर ऑफ शीट्स आप ले लो, छोटी कॉपी ले लो, उसमें बनाओ। फिर आप देखो कि किस तरीके से आपके जो है परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने बताया था 1 में 90% होनी चाहिए, तो ये परसेंटेज हो रही है ना। तो आप इसी तरीके से सेकंड टेस्ट का लिखो, टेस्ट 1 में क्या है, फिर टेस्ट 2 में क्या है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज लिखना है, ये पॉलिटी के है। तो आपको ये पता लगेगा कि पॉलिटी में आपके कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं, है ना। कि जैसे आपके पॉलिटी में 1 नंबर जो है बहुत ज्यादा सही हो रहे हैं, तो आपको 1 नंबर जो है इंक्रीज करने हैं अपने, कैसे, बार बार रिवीजन करके। फिर आपके 2 के पॉलिटी जो जो पॉलिटी वाले हैं उसमें लेट से आपके 40% ही सही हो रहे हैं सेकंड मार्कर में, तो आपको ये आइडिया है कि पॉलिटी में जो है तुक्का नहीं चलता मेरा, लेट से, ठीक है, 3-4 की बात अलग है। तो फिर ऐसे ही आप हिस्ट्री का बनाओ अलग से, और नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है। अब आपको लगेगा कि जैसे जैसे आप टेस्ट देते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होती जा रही है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट की। जैसे 2 में आपकी परसेंटेज पहले थी 50, अब हो रही है 60, तो आपको लगेगा कि विद टेस्ट एंड विद रिवीजन ऑफ सिलेबस आपके जो है परसेंटेज बढ़ती जा रही है करेक्ट क्वेश्चंस की। तो इसी तरीके से आप हिस्ट्री में करो, इसी तरीके से आप साइंस एंड टेक में करो, इसी तरीके से आप जो है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में करो, इकोनॉमी में करो, ठीक है। तो सबका एक आइडिया लगेगा आपको। फिर इस नॉलेज को ना आपको 3-4 महीने में अपने सबकॉन्शियस में डेवलप कर लेना है। इतने टेस्ट लगाओ कि नियरली 40 टेस्ट आपको लगाने हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन जो है अपने सबकॉन्शियस में डेवलप कर लेना है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे, अब वो होगा सिनेरियो आपका, जब प्रीलिम्स में बैठोगे तो आप हाफ एन आवर दोगे, तो आपको 40-50 क्वेश्चंस तक पता लग जाएगा। जब आप 50 क्वेश्चंस करोगे तो इतने टाइम में आपको पता लगेगा कि पेपर डिफिकल्ट है या नहीं डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक नंबर ऑफ 1 क्वेश्चन कितने हो गए, नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन कितने हो गए, नंबर ऑफ 3 कितने हो गए, 4 हो गए। अगर 4 बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको लग गया है डिफिकल्ट पेपर है, या 3 बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो डिफिकल्ट पेपर है, 1-2 बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो ईजी पेपर है, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से करके 1 घंटा 15 मिनट में सारा पेपर करोगे और उनमें मार्किंग कर दोगे पूरे पेपर की, ठीक है। फिर जो 5 मिनट है, 5 मिनट में आप जो है इनको फिर देखोगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। तो आपने देखा कि 1 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने के बाद आपने देखा कि आपके 1 मार्कर जो है लेट से 25 आ रहे हैं और 2 मार्कर जो है 40 हैं, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन परसेंटेज नहीं निकालनी पेपर के ड्यूरिंग एक्चुअल एग्जाम में। बस आपको ये देखना है कि 3 नंबर वाले लेट से मेरे 10 क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर वाले मेरे 15 क्वेश्चंस हैं, और गोला क्वेश्चंस लेट से मेरे 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपको क्लियरली पता है ये 15 तो नहीं करने हैं, ठीक है, और इसमें भी मैं 2-4 छोड़ूंगा। तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता लग गया कि मेरे को जो है 85 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो और मार्किंग करते हो तो उस टाइम 1 वाले को तो और 2 वाले को तो मार्क करते ही जाते हो, 3 और 4 वाले छोड़ देने हैं और गोला वाले छोड़ देने हैं, हंच वाले छोड़ देने हैं। इनको आप बाद में करो। अब ये डिपेंड करता है छोड़ने हैं नहीं छोड़ने हैं हंच वाले। मैं तो साथ में ही करता चलता था, क्योंकि मैं जो सेकंड टाइम हंच मारता था वो मेरा गलत होता था यूजुअली। वो भी मैंने ऐसे एनालिसिस से ही पता किया है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। तो आप ये देखो कि आपको फर्स्ट टाइम करना है हंच वाले या सेकंड टाइम करना है। उसके बाद आप जो है फिर जो है मार्किंग करो उसमें पेपर में जाके, ठीक है, गोले भरो जो भी आपने सही करे। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर का एग्जैक्टली पता होगा कितने। अब मैंने बताया था कि मेरे को पता रहता था कि 100 नंबर आ रहे हैं मेरे, 110 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट है इजी है, वो पेपर देने के बाद ही पता लग जाता था कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये बताओ कि 1 है मैंने 25 किए हैं, 2 है मैंने 40 किए हैं, और 3 है मैंने जो है लेट से 7, यहाँ पे 7 किए हैं, और गोले वाले मैंने किए हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 85 के अराउंड क्वेश्चन किए हैं, 80 to 85 के अराउंड किए हैं मैंने। अब मुझे पता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में मेरी एक्यूरेसी यूजुअली थ्रू आउट द टेस्ट कितनी रहती है,
तो मेरी अबव 90% रहती है। तो इसमें 25 में से 22 सही है मेरे, ठीक है। अब मेरी जो 2 में एक्यूरेसी रहती है वो नियरली 60% रहती है, तो इसमें से 34 सही है मेरे, मतलब 34 नहीं, मेरे 27 28 सही है, लेट्स से 28 सही है आउट ऑफ 40, ठीक है। फिर मेरी इसमें जो 10 वो 7 जो किए हैं इसमें एक्यूरेसी मेरी रहती है 40-50%, ठीक है। तो आउट ऑफ 7 लेट्स से मेरे 3 करेक्ट है, ठीक है। फिर इसमें मेरी एक्यूरेसी रहती है 60% के आसपास, लेट्स से मेरे 6 करेक्ट है, तो इतने मेरे लगभग करेक्ट होने चाहिए। तो 28 + 22 63 एंड 53, तो 59 मेरे करेक्ट हैं। तो जब 59 मेरे करेक्ट हैं और मैंने जो है 85 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए? मेरे मार्क्स अबव 105 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। मतलब नियरली इतने आ रहे हैं मेरे मार्क्स, तो 100 क्रॉस कर गए मेरे, तो मेरे को एग्जैक्टली पता रहता था मेरे 100 क्रॉस कर रहे हैं, इस तरीके से। तो आपने अगर ये एनालिसिस नहीं करी है या नहीं कर रहे हो तो इसको करना शुरू कर दो। अब इससे क्या होगा ना, तो जो बंदा 40 टेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो आदमी 40 टेस्ट कर रहा है और बस उसके बाद मॉडल आंसर पढ़ के छोड़ दे रहा है, ठीक है, और जो आदमी ये एक्सरसाइज कर रहा है हर टेस्ट के बाद, और उसको फिर जो भी उसने गलत किए हैं डाउटफुल क्वेश्चन है उनके नोट्स बना रहा है, तो अब आप ये देखो दोनों में कितना अंतर होगा। तो इसीलिए जो है 20-30 टेस्ट से इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है जितना आपको 60 टेस्ट कर लो तो भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आप ये जान के चलो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। आई होप दैट यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर कुछ इशू है या फिर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो उस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल हेल्प, ठीक है। थैंक यू ऑल।